हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को ध्यान में रखते हुए सक्सेस 3.0 के लिए करा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक कंप्लीट कराऊंगा, जो कि क्लास 10th के लिए होगा। यानी जो भी टीआरई 3.0 टीजीटी साइंस 9-10 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये यूज़फुल होने वाला है, और साथ ही साथ जो 6 to 8 के लिए कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए भी ये यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ है हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण से रिलेटेड, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड। ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अभिकारक किसे कहते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि कोई एक अभिकारक है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट अभिकारक है और उसके बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है, बी या प्लस सी बना, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। यानी अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भोजन का पकना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है जिससे हमें पता लगते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास हो रही है तो अवस्था में परिवर्तन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी अगर हमारे पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो सबसे पहले हम देखने को मिलती है कि उसमें अवस्था में परिवर्तन हो रही है। तो रंग में परिवर्तन से पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, गैस का उत्सर्जन यानी गैस भी निकल सकता है किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। उसके बाद है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना है। किस प्रकार हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी अभिक्रिया को अगर अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करें तो वो काफ़ी लंबा लिखा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक शब्द समीकरण निकाला जिसके फलस्वरूप किसी भी अभिक्रिया को हम शॉर्ट वे में आसानी से लिख सकते हैं, उसे ही शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको कहें कि किसी जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अभिक्रिया को मैंने कितना लंबा बोला? अगर इसी अभिक्रिया को मैंने शब्द समीकरण में आपको प्रेजेंट किया कि जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट बना आपका, यानी उत्पाद बना जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, तो कितना इजीली हो गया। तो शब्द समीकरण क्या है? किसी भी अभिक्रिया को हम लोग शॉर्ट वे में लिखते हैं, ठीक है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका अभिकारक है, जो कि हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और एरो देते हैं। एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एरो का जो नोक वाला साइड है उसके साइड जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं यानी उत्पाद होते हैं, और जो एरो के पीछे वाला साइड होता है उसके साइड हमारा क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, यानी अभिकारक होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग डिनोट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एरो के लेफ्ट साइड जो होते हैं, एरो को पीछे वाले भाग अभिकारक को बताता है और एरो के जो नोक होता है वो उत्पाद को बताता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम हमेशा अभिकारक और राइट हैंड साइड हमेशा हम उत्पाद को लिखते हैं। तो ये देख लिए। उसके बाद है, अगर शब्द समीकरण को और भी शॉर्ट वे में और भी इजी वे में लिखना चाहें और हम वर्ड का भी प्रयोग ना करें, सीधा सिंबल का प्रयोग करें, जैसे जिंक के जगह पे हम लोग Zn का यूज करें और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4 का यूज करें, और फिर एरो देके हम अपना प्रोडक्ट लिखें ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस जो गैस बना हाइड्रोजन गैस, तो वो लिखें इस प्रकार को। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट वे था किसी भी अभिक्रिया को लिखने का। चूंकि हम रासायनिक अभिक्रिया का पढ़ रहे हैं इसलिए ये सभी चीजें हम लोग जान रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों और उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखा जाता है, जो कि हम आगे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम पहले समझ लेते हैं यहां से यहां तक के पॉइंट को, फिर हम नीचे आपको समझाएंगे। जैसे ऊपर जितनी भी बातें कही, जैसे ये आपका रिएक्टेंट है यानी अभिकारक, मान लीजिए ये भी अभिकारक है, अभिक्रिया किया और प्लस उत्पाद बना आपका, मान लीजिए CD बना, ठीक है, कुछ भी बना, या आप B और C भी लिख सकते हैं, उत्पाद बना, ठीक, जो भी उत्पाद बना। तो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं अगर ये आपका कौन सा चीज है, कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं। आप अगर सॉलिड एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो एस देके डिनोट कर सकते हैं, जो कि आगे हम समझेंगे। अगर ये आपका लिक्विड है तो लिक्विड देके आप उसके सिंबल को, उसमें कौन सा
एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ये आप सिंबल देके यूज कर सकते हैं। एरो के ऊपर आप ये परिस्थितियां, ये वाली लाइन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप हीट का यूज कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, ताप का यूज कर रहे हैं, उत्प्रेरक का यूज कर रहे हैं, तो उसको आप एरो के ऊपर या नीचे दिखा सकते हैं। जैसे एरो के ऊपर इस प्रकार हमने मार दिया ये डेल्टा वाला सिंबल, यानी ट्रायंगल शेप, ये दिखाता है कि हीट हमने यूज करा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। पीटी जैसे एक उत्प्रेरक है, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया धीरे हो रही है, वो जल्दी होने लगती है, किसकी वजह से, तो उत्प्रेरक का यूज करके। तो ये एरो के ऊपर या नीचे ये सभी चीजें दिखाते हैं हम लोग। क्या दिखाते हैं, तो आपका ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को, ठीक है, ऊपर या नीचे हम लोग दिखा सकते हैं एरो के। अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्योंकि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि पहले तो हम वैज्ञानिक की बात कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक है जिसको आप सभी जानते होंगे, जिसको केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोजियर। लेवोजियर ने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी जो अभिकारक की तरफ द्रव्यमान है और जो उत्पाद बना जिस अभिकारक से, द्रव्यमान सेम रहेगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। 10 से 20 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। 10 से 5 भी नहीं हो सकता, 10 से 20 भी नहीं हो सकता, उतना का उतना रहेगा द्रव्यमान। मैंने एक एग्जाम्पल बोला। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, जैसा हमने अभी बताया। अब इसको किस प्रकार बैलेंस करेंगे, सबसे पहले एक और बेसिक चीज जो कि हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो भी इक्वेशन, जो भी शब्द समीकरण लिखा हुआ रहता है, जो रासायनिक समीकरण हमने बताया, जैसे ये आपके सामने एक रासायनिक समीकरण ये लिखा हुआ है, अगर ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्केलेटन इक्वेशन। यानी जो बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ द्रव्यमान उसका बैलेंस नहीं है, उसको स्केलेटन इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और किसी भी जो इक्वेशन है, रासायनिक इक्वेशन है, समीकरण है, उसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तो पहली विधि है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं। एक पहला चरण क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना है और सबको बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा यहां से यहां तक और सबको एक बॉक्स में बंद कर दिया है। दूसरा क्या करना है, संतुलन करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। बॉक्स के अंदर हमने जो भी FeS2O, Fe2O3, H2 लिखा, उसमें परिवर्तन नहीं करना है, बस उसके लेफ्ट साइड कुछ डिजिट यूज करेंगे जो कि हम बताते हैं आपको, ठीक है। चरण 2 में क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और LHS यानी जो भी अभिकारक की ओर प्रोडक्ट हमने यूज किया है, यानी एलिमेंट यूज किया है हमने, उसका क्या परमाणु संख्या है वो लिखेंगे। और जो राइट हैंड साइड है, यानी इधर आपका क्या है अभिकारक और इधर आपका क्या है, इधर है उत्पाद। तो अभिकारक के साथ जितने भी एलिमेंट हमने यूज करा है उसका परमाणु क्या है, उसका संख्या, वो सब लिखेंगे। जैसे Fe कितने इधर सिर्फ एक ही यूज किए हैं, H2 इधर H कितना है इधर, हाइड्रोजन 2 है, देखिए हाइड्रोजन में 2 है। ऑक्सीजन कितना है 1, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी अभिकारक की बात करी। अब उत्पाद की ओर देखते हैं कि कितना कितना है। Fe का जितना रहेगा उतना लिख देंगे, यानी 3 है उधर, तो 3 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का उधर 3 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का उधर 3 है, तो यहाँ पे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का इधर 1 है और इधर देखिए ऑक्सीजन का 1 है और इधर ऑक्सीजन का 3 है, तो यहाँ ऑक्सीजन का हमें 3 लिखना है, ठीक है। तो ये आप अपने से लिख देना, ये काट देना, यहाँ ऑक्सीजन का हमें 3 लिखना है। बाकी फेरॉन का हमने ठीक लिखा है, 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का 2 है तो 2 है, ठीक है, ठीक। अब 2 2 3 इस प्रकार लिखना है, 2 2 और 3। अब आगे चलते हैं। आगे चरण 3 में हमें यह देखना है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे अधिक परमाणु किसका है, सबसे अधिक परमाणु आपका ऑक्सीजन को देखने का मिल रहा है। ऑक्सीजन का 3 है, ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 3 है, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। ऑक्सीजन का 4, ठीक। यहाँ पे इक्वेशन लिखने में क्या मिस्टेक हुई है प्रिंट करने में, कि जो यहाँ पे है कि इक्वेशन यहाँ पे 3 लिख दिया गया Fe2O3, जबकि नीचे का इक्वेशन है Fe3 और O4। इसी वजह से इसी के पैटर्न पे ये लिखा गया, तो हम लोग इसी के पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है, इसके पैटर्न पे ही चलते हैं। तो चरण 3 में क्या कहा गया है, सबसे अधिक जिसका है, तो सबसे अधिक जो आपके राइट साइड है और इधर लेफ्ट साइड, जो राइट साइड है सबसे अधिक किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, जो ऑक्सीजन सबसे पीछे लगा दिए हम लोग बॉक्स के बाहर 4। तो इस प्रकार इक्वल देखने को क्या मिला, इधर भी ऑक्सीजन का 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन का 4 हो गया। बट अब जो है कि हाइड्रोजन का हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन में इधर अब तो 4 लगा दिए, 4 लगाने के बाद हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया, यानी 4 2 जा 8। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8। तो इधर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर भी हम लोगों को 4 लगा देना पड़ेगा। 4 लगा देंगे तो इधर भी 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इक्वल हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद Fv का देखते हैं, इधर Fv कितना है 3 है, तो इधर Fv कितना है सिंगल है, तो इधर भी 3 लगा देंगे। तो इस प्रकार चरण 4 में देखिए सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब फेरॉन को किया गया, उसके बाद फिर हाइड्रोजन को भी किया गया। इस प्रकार सभी को जब हम लोग बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने के बाद तब देखते हैं कि सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। तो समझिए अब इक्वेशन बैलेंस हो गया। चरण 5 में क्या देखते हैं कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था भी लिखना है साथ ही साथ। जैसे जो ठोस है ठोस लगा S लगा देंगे, जो द्रव है L लगा देंगे, जो गैस की अवस्था में G लगा देंगे, जो जलीय विलयन है उसको AQ लगा देंगे। तो Fe जो है एक आयरन एक ठोस है तो S लगा दिए, और H2O एक क्या है, ये एक अगर भाप के रूप में H2 है तो G लगाना है, और अगर सिर्फ नॉर्मल जल है तो AQ लगा देना है। ठीक है, तो H2O भाप के रूप में, इसीलिए G का यूज किया गया यहाँ पे, क्योंकि जब जल वाष्प बन जाता है तो गैस के फॉर्म में आ जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे G लगाया गया। Fe2O3 जो बना प्रोडक्ट वो एक सॉलिड है, इसीलिए S लगाया गया। H2 एक गैस है, इसीलिए G लगाया गया। चरण 6 है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, जो कि हमने ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अब देखते हैं कौन कौन टाइप के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। एक होते हैं संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होते हैं, दो अभिकारक मिलके एक तीसरा नया उत्पाद बना लेते हैं। ठीक है, ए आपका अभिकारक है, बी आपका अभिकारक है, तीसरा मिलके नया उत्पाद बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया। जब दो चीज आपस में मिल जाए तो उसी को कहते हैं संयोजन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसका ए और बी का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, यानी उत्पाद सी बन रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है नया उत्पाद। देखिए कार्बन अलग चीज था, ऑक्सीजन अलग चीज था, एक नया उत्पाद बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग चीजें हैं और दोनों अभिक्रिया करके H2O जल बना लेते हैं, नया उत्पाद बना लेते हैं। CaO और H2O अलग अलग चीजें हैं और CaOH2 बना लेते हैं, तो नया उत्पाद बना लेते हैं। एक बात इसमें ध्यान देने लायक है, CaO को ही बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं, और ये जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी CaOH2 को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये बूझा हुआ चूना कहलाता है। और एक बात कहने की है जो कि आप याद रखिएगा कि किसी भी CaOH2, क्योंकि चूने में पानी हमने मिला दिया, अब उसको किसी भी पौधे में या दीवार में पुताई किए, पुताई करने के बाद जस्ट कलर जो है कि व्हाइट कलर में चमक नहीं होती है चूने की, तो हम लोग देखते हैं कि 1-2 घंटा छोड़ने के बाद, 1-2 दिन होने के बाद, तब देखते हैं जो व्हाइटनिंग है, व्हाइट बहुत चमकने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि उस टाइम जो है कि CaOH2 जब वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ अभिक्रिया करके CaCO3 बना लेता है, और CaCO3 बहुत चमकीला होता है, और जब जैसे ये CaCO3 बनता है चमक आ जाता है और दीवार लगेगा सादा, एकदम ताजमहल की तरह चमकने लगता है। अब है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया की संभावनाएं जो है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आपको, यानी संयोजी अभिक्रिया में ही आपको उष्माक्षेपी की अभिक्रिया की संभावना बनती है। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो जाता है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है किसी बर्तन में, अगर आप उस बर्तन को हाथ लगा के देखेंगे तो आपको गर्म का एहसास होगा, गर्म का एहसास हो रहा है, यानी समझिए वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी उष्मा भी साथ ही साथ प्रोडक्ट के साथ बन रहा है, उष्मा बन के बाहर निकल रहा है। तो अगर उष्मा बन के बाहर निकलता है तो उसे प्लस देखिए दर्शा सकते हैं, प्लस उष्मा, यानी उष्मा बाहर जा रहा है, और अगर माइनस देखिए उष्मा लिखे तो समझिए उष्मा का शोषण हो रहा है, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा 2 एग्जांपल, प्रकृति में गैस का दहन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें उष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं ना, तो CO2 और H2O और साथ ही साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, और जो हमारे अंदर श्वसन हो रहा है वो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तभी तो हम लोगों का शरीर गर्म क्यों होता है, अगर हम लोग सांस लेना बंद कर दें तो एक मृत व्यक्ति जो होते हैं उनका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है कि श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है, जिस वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उष्मा का निर्माण होता ही नहीं है। अब वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या है, एकल अभिक्रिया यानी अभिकारक टूट कर 2 नया उत्पाद बनाते हैं, यानी आपका जो है कोई भी अभिकारक यानी कोई भी नया पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ है, ठीक है, वो अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 नया पदार्थ बना दिया, तो समझिए वो अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। मान लीजिए ए है, ये टूटने के बाद आपका क्या बन गया, एक नया उत्पाद बन गया बी और सी। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया, यानी वियोजित हो गया, एक चीज टूट के 2 नया चीज बना लिया, वियोजन हो गया। अब वियोजन की अभिक्रिया में आपको उसमें क्या क्या, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया तो है, किस किस तरह से वियोजन हो सकता है, यानी एक पदार्थ टूट के 2 नए पदार्थ बनाने के लिए क्या क्या विधि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे उष्मीय वियोजन, यानी उष्मा का उपयोग करके अगर कोई अभिकारक 2 नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब फेरस सल्फेट है उसमें एरो के ऊपर उष्मा देना है, हमेशा हमें बताया था, उष्मा रहे, उत्प्रेरक रहे, दाब रहे, एरो के ऊपर देखिए दर्शाते हैं। तो अगर उष्मा का उपयोग करते हैं फेरस सल्फेट के ऊपर, यानी फेरस सल्फेट को अगर गर्म करते हैं तो वो
टूट जाता है, यानी वियोजित हो जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड जो बनता है उसका रंग भूरा लाल हो जाता है, जबकि जो फेरस सल्फेट था वो हरा रंग का था। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या देखा इसमें, एक अभिकारक है और वो टूट के कितने कितने चीज बन गए, देखिए तीन तीन चीज बन गए। तो इसमें वियोजन हो रहा है, एक चीज वियोजित होकर तीन नया चीज बना दिया, इस प्रकार को बोलते हैं वियोजन। बट किसके वजह से ये वियोजन हो रहा है, तो उष्मा की वजह से वियोजन हो रहा है, तो इसीलिए इसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, इसमें भी उष्मा देंगे अगर, यानी इसको गर्म करेंगे तो CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं। देखें पहले एक तो CaO से बना CaOH2, पीछे हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर फिर से हम गर्म कर दिए तो बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया। अब है वैद्युत वियोजन, अगर विद्युत की उपस्थिति में अगर कोई वियोजन हो रहा है तो वो हो गया आपका वैद्युत वियोजन। ठीक है, तो विद्युत धारा अगर प्रभावित करेंगे तो वियोजन अगर हो रहा है तो वैद्युत वियोजन। अगर किसी बकेट में किसी पानी को भर के और 2 ग्रेफाइट का रड लगा दें और उसमें जो ग्रेफाइट है जिसमें कि एनोड है, यानी जिसमें धन आयन वाला है एनोड, ठीक है, रड, और एक रड है आपका ऋण आयन वाला जिसको कैथोड बोलते हैं, जिस भी क्षर में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसको एनोड बोलते हैं, और जिस भी रड में आपका नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। ये बातें आप ध्यान में रखना। और जब इलेक्ट्रिक उसमें प्रवाह करेंगे, बिजली प्रभावित करेंगे, तो क्या होंगे, इससे आपका H2O टूट जाएगा H2 और O2 में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, वो बुलबुले से आपको पता चल जाएगा, बुलबुला जैसा आपको दिखेगा। अब प्रकाश वियोजन, तो प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई वियोजन हो रहा है, देखिए अभी तक हम लोग सिर्फ वियोजन ही पढ़ रहे हैं, यानी एक चीज टूट के अलग अलग चीज बना रहा है, लेकिन किसके किसकी उपस्थिति में देखा हमने, उष्मा की उपस्थिति में तो उसमें वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में तो विद्युत वियोजन, अब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो प्रकाशीय वियोजन। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgCl और AgBr अगर वियोजित होगा तो Ag प्लस Cl2 अलग अलग हो जाएगा और AgBr2 अलग अलग हो जाएगा। और ब्लैक एंड व्हाइट जो हम लोग फोटोग्राफी का यूज करते थे ना पहले के समय में, अभी तो बहुत कम होता है, तो वहां पे यही प्रकाशीय वियोजन का ही उपयोग होता है, जिसमें कि Ag और Cl2 और या AgBr2 अलग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस ब्लैक एंड व्हाइट में जो फोटोग्राफी होती है उसमें किसका यूज करते हैं, AgCl AgBr दोनों, तो दोनों मार दीजिएगा। ठीक है, उष्माशोषी अभिक्रिया, अभी तक हमने पढ़ा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपी किसमें संभावनाएं थी देखने की, तो कॉम्बिनेशन वाले में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वियोजन, ठीक है, वो संयोजन में हमने देखा उष्माक्षेपी, अब देखेंगे कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में ये क्या देख रहे हैं कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देखा ना आपने, ये जो वियोजन हो रहा है इसमें अगर उष्मा का प्रयोग करके, यानी उष्मा को सोख के अगर अभिकारक 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उष्मा शोषी कहलाएगा। उष्मा लेके अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद बन रहा है तो उष्मा शोषी, उसमें उष्मा का श्वसन होता है, और जिसमें उष्मा ही उल्टा बाहर निकल जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो वो क्या हो गया, उष्मा क्षेपी। उष्मा, तो इसमें आपको माइनस देके उष्मा लिखते हैं, जैसे हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे A है और कोई प्रोडक्ट बना B प्लस C माइनस इस प्रकार डाल दिए, तो समझ लीजिए वो उष्मा शोषी हो गया। और A प्लस B अगर दे रहे हैं और अगर कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए C बन गया, ठीक है, तो और प्लस देखिए हमने अगर इस प्रकार दिखाया तो समझिए वो उष्मा क्षेपी है, यानी प्लस माइनस देख के पता कर सकते हैं। प्लस अगर उष्मा लगा हुआ है तो समझिए उष्मा क्षेपी है, और माइनस उष्मा लगा हुआ है तो उष्मा शोषी है। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, 2 अभिक्रियाएं हमने देख ली, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर देता है, यानी अगर कोई चीज जोड़े में है उसको एक बाहरी एलिमेंट दोनों को तोड़ देता है। ठीक है, और ये किस वजह से तोड़ता है, तो तोड़ने की कैपेसिटी उसके पास होती है जो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अधिक क्रियाशील की वजह से वो उसकी जगह ले लेता है। जैसे आपका फेरन है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है इससे अधिक क्रियाशील कौन सा है, Fe, तो जो अधिक क्रियाशील रहेगा वो विस्थापित कर देगा, वो कॉपर को बोलेगा चल भाग यहाँ से, और FeSO4 के साथ नाजायज संबंध बना लेगा, यानी FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, मैंने बस मजाक में बोला, किसी कोई सीरियस मत लेना, समझने के लिए, और CO बेचारा अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगला देखते हैं, ये रिएक्टिविटी के कारण होगा। ये कैसे होता है, जो हम 9th क्लास में ये लिखा हुआ भी है, जो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये सबसे अधिक क्रियाशील, फिर ऐसे ऐसे घटते क्रम में है। ठीक है, यानी कि नाक का ऐसे करके है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, इसी प्रकार है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, वो वाला
जो है कि याद कर लेना आप, ठीक है। रिएक्टिविटी किसका अधिक है किसका कम। तो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है कि एक लोहे की आप कांटी ले लीजिए, ठीक है, लोहे की कील ले लीजिए Fe, ठीक है, Fe की कील ले लीजिए और एक लिक्विड लीजिए। लिक्विड में आप क्या कीजिए, किसका लिक्विड ले लीजिए, CuSO4 का लिक्विड ले लीजिए, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए। उसमें अगर आप कील को डुबा के रखिएगा कुछ देर, तो देखिएगा कि कील के ऊपर जो है कि एक परत जम गया। कील के ऊपर अगर परत जमा तो समझ लीजिए कि आपका कील के ऊपर सल्फेट का परत जमा है और क्या बन गया है, फेरस सल्फेट, और कॉपर बेचारा अलग हो गया, ठीक है। तो यानी कॉपर आपका अलग हो गया। और लेकिन हाँ, इस प्रकार आपका सिक लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। कौन से रंग की, भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। और CuSO4 के नीले विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। यानी यहाँ पे पहले कैसा है, नीला है, और यहाँ पे आके कैसा बन जाएगा, ये विलयन का रंग हरा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल है Zn और CuSO4 में। Zn अधिक क्रियाशील है तो Zn Cu को बोलेगा चल भाग यहाँ से, और SO4 को अपने साथ कर लेगा, तो ZnSO4 बन जाएगा और Cu भाग जाएगा, बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। अभी हमने जो ऊपर देखा वो था एक ही विस्थापन, एक ही आदमी दूसरे को भगा रहा था। इस बार भैया दोनों बराबर। विस्थापन का इक्वेशन समझ लेते हैं। इक्वेशन में क्या है, Na है और इधर Ba है और इधर SO2 है और इधर Cl है। Na जो है सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है ना। के के बाद दूसरा नंबर पे अधिक अभिक्रियाशील में कौन है, सोडियम ही है। कि Na Ba को बोलता है जल्दी वहां से हटो। उसके बाद फिर क्या होता है, Ba वहां से हट जाता है और NaCl के साथ अलग हो जाता है। NaCl के साथ अलग हो जाता है तो Ba भी बहुत खचरा होता है। Ba क्या करता है, इसके SO2 के साथ जल्दी से अपना जाता है और सेटिंग कर लेता है। यानी ये इसके पास गया तो ये भी Ba भी साथ ही था, ये SO4 के साथ चला गया। समझ गए, मतलब समझ रहे हो, डबल डेटिंग चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये होता है, तो इस तरह के डबल डेटिंग को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है अब उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैं आपको पहले समझा देता हूं क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन, एक ही बार में समझ जाएंगे। ऑक्सीडेशन को समझने के लिए याद रखिएगा, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का दूर हटना, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का दूर हटना, ऑक्सीजन को जुड़ना और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में जस्ट इसके अपोजिट होता है, यानी हाइड्रोजन का ही ऐड होना और ऑक्सीजन का दूर हटना, ये है आपका रिडक्शन। तो कैसे समझेंगे, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आप इक्वेशन में देखेंगे कि CO है और O2 आके CO के साथ C के साथ ऐड हो गया, तो O का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो A का ऐड होना क्या बोला था हमने, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे भी O2 का ऐड हो रहा है तो ये भी है सेम चीज है, तो ऑक्सीडेशन। अब कि इसमें ऑक्सीजन का दूर हटना, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, हट गया, कॉपर अकेला है, तो जो हट गया वो देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का, इधर H2O का, लेकिन कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। और क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ज्यादातर जो रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएं होती है, वो रिडॉक्स होते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है। हाँ, कुछ कुछ रिएक्शन है जिसमें या तो प्रॉपर ही आपको ऑक्सीडेशन या प्रॉपर ही आपको रिडक्शन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्या तो ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का लॉस यानी हटना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जस्ट रिडक्शन का क्या है, रिडक्शन का मैं बता दूं, यानी ऑक्सीजन का दूर हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये आपका रिडक्शन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक और चीज है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, ठीक है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है, ठीक है। अब है अपचयन, देख लेते हैं। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो वो आपका अपचयन है। जैसे देखिए CuO है, H2 है, तो Cu का में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गायब हो रहा है, तो यानी ये अपचयन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, H2 का उपचयन हो रहा है, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, ठीक है। और कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन दूर जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपचयन। हाँ भाई, ये रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन लॉस हो रहा है ना, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, इससे ऑक्सीजन हटना भी तो रिडक्शन है, ऑक्सीजन हटना रिडक्शन है। हमने फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन दूर जाना ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में क्या है आपका, हम बता दे रहे हैं, ऑक्सीजन का दूर जाना
और हाइड्रोजन का ऐड होना ये है रिडक्शन। ये बातें आप स्क्रीनशॉट लेके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का हमने एक वीडियो भी बना के रखा है प्रॉपर, जो कि क्लास 12 तक हमने कवर किया, उस वो अगर आप देख लेंगे तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कोई भी नहीं छूटेगा। किस प्रकार समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब है इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स कहेंगे, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिला के बनता है रेडॉक्स, ठीक है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या क्या है? दो प्रभाव जो कि आप याद रखिएगा, संक्षारण और विघटितकरण। संक्षारण क्या है? जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज होके, जैसे कि लोहे में जंग लगना, कॉपर में जो है कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आते ही जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, उसे ही संक्षारित करती है, यानी संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत परत का जमना, तांबे का हरा हो जाना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण है। तो इसको कैसे बचा सकते हैं कोई भी पदार्थ को संक्षारण होने से? तो ZnS का यशद लेप चढ़ा के, विद्युत लेपन करके, पेंट करके, इन सब चीजों से हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। अब है विगंधिता। विगंधिता क्या है? हम लोग खाने पीने की चीजें रखते हैं, देखते होगे, और वो चीज खट्टा हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो वही है आपका विगंधिता। दरअसल क्या होता है, कोई भी जो हम लोग फूड बनाते हैं उसमें ऑयल का प्रयोग करते हैं, जो वसा युक्त होता है, तेल युक्त खाद्य सामग्री होता है, वो वायु के संपर्क में आके ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत यानी उपचयित हो जाता है। उपचयित होने की वजह से उसका स्वाद, गंध सब में परिवर्तन हो जाता है और वो खट्टा हो जाता है, ठीक है। उसको कैसे बचा सकते हैं? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी आप कोई ऐसा बर्तन में रखें जिसमें हवा से संपर्क ना हो, या फिर आप वायु ये आप देखें चिप्स का पैकेट में हवा भरा हुआ रहता है, दरअसल उसमें ऑक्सीजन नहीं, उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो वो करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तभी तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आप इसीलिए पैकेट फुला हुआ रहता है। क्यों फुला रहता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रिज में रखें, यानी शीतलन द्वारा किसी भी भोजन को आप रख सकते हैं फ्रिज में, जिससे कि खट्टा नहीं होगा जल्दी। हाँ, ये सब करके हम कुछ लंबे समय तक बचा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। तभी तो हर पैकेट या इसमें लिखा रहता है कि कितना दिन का एक्सपायरी डेट। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कंटिन्यू ये सीरीज कर सको आप।